चलो जी, परपेचुइटी के ऊपर एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है और सीए फाइनल का क्वेश्चन है, उसको मैंने थोड़ा सा रेप्लिकेट किया इसके अंदर ताकि कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा जो है वो अजीब नहीं लगेगा। ठीक है जी, आए ज़रा जनाब, ये इलस्ट्रेशन है, एक छोटी सी देखते हैं। ये कह रहे जनाब, कंपनी हैज़ 3 नॉन कोर फंक्शंस। एक कोर फंक्शन होता है जिसको आप चलाते हो, मैनेज करते हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, आपके बिजनेस का मेन फंक्शन होता है, उस पर आप अपना ध्यान खुद लगाते हो। ठीक है जी। आम तौर पे जो नॉन कोर फंक्शन होते हैं उनको हम आउटसोर्स करते हैं। जैसे हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है, एचआर का फंक्शन है, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है। हम कहते हैं यार धंधे पे ध्यान दो, बाकी ये सारी चीज़ें यार छोड़ दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये कोई और देख लेगा। तो कंपनी की इसी तरह एक कंपनी है जिसमें कुछ नॉन कोर ऑपरेशंस हैं। ड्यू टू पॉलिटिकल एंड यूनियन प्रेशर, कंपनी हैज़ केप्ट एम्प्लॉयज़ मोर देन इट नीड्स फॉर दी ऑपरेशंस। ठीक है जी, कंपनी ने इसमें खामखा जो है वो हरामखोर भर्ती किए हुए हैं जिनको आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं, यूनियन का प्रेशर है, 90% पाकिस्तान बेटा इसी तरह चल रहा है। द कंपनी इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ प्राइवेट कंपनी एंड विशेस टू आउटसोर्स दीज नॉन कोर फंक्शंस। ठीक है जी, हम सोच रहे हैं कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। अच्छा, इसको आउटसोर्स करेंगे तो होगा क्या? इसमें इनकर होने वाली कॉस्ट सेव हो जाएगी और आउटसोर्सिंग की कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन कब तक? कंपनी इज जनरली अ परपेचुअल स्ट्रक्चर। हम सोच रहे हैं कि जी हमारी कंपनी क़यामत तक चलेगी, बंद नहीं होगी, कोई रीज़न नहीं है, शेयर होल्डर्स मरेंगे, नए आएंगे, लेकिन कंपनी नहीं बंद होगी। कंपनी बंद नहीं होती आमतौर पर। ठीक है जी, वैसे तो बंद हुई हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, फेलियर्स की वजह से, लेकिन थ्योरेटिकली कागज़ के ऊपर कंपनी बंद नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये देखिए पार्टनरशिप है या इंडिविजुअल बिजनेस है, ओनर मर गया, ख़त्म हो गया बिजनेस। लेकिन कंपनी के अंदर ओनर तो बिजनेस करता ही नहीं, काम करते ही तो मैनेजर्स चला रहे होते हैं, वो मैनेजर्स तो हर दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं। ओनर मर भी जाए तो शेयर किसी और को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनकी औलादों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आगे औलादों से औलादों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कंपनी नहीं मरती। तो इसका मतलब है सर, अगर मैं इस चीज़ को आउटसोर्स करूँगा तो जो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स हैं वो मुझे क़यामत तक मिलेंगे। तो ये याद रखना, ये परपेचुइटी का एक केस है जो अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि भाई हम एक ऐसी कॉस्ट सेव करने जा रहे हैं, उसकी जगह दूसरी कॉस्ट इनकर करने जा रहे हैं जो क़यामत तक इनकर होती रहेगी। ठीक है, और क़यामत तक सेविंग मिलेगी। तो क़यामत तक मिलने वाली सेविंग्स क्या कॉस्ट जो इनकर की जा रही है उससे ज़्यादा हैं या नहीं, ये आपने आइडेंटिफाई करना। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द मैन पावर, एचआर एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स इनकर्ड इन दीज डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। 3 बातें की हैं इसने, लोग कितने, ठीक है जी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंस यानी सैलरीज वगैरह क्या हैं, और ओवरहेड्स क्या हैं इन नॉन कोर फंक्शंस के अंदर। इन नॉन कोर फंक्शंस के अंदर एक बंदे की बेसिक सैलरी फंक्शन 1 के अंदर 50, एक बंदे की बेसिक 50, 60 और 40। अच्छा, इसमें पर्क्स ऐड होते हैं 20%। तो जब पर्क्स ऐड हो जाते हैं तो ग्रॉस सैलरी बन जाती है। इसका मतलब आइंदा के बाद मुझे याद रखना है कि बेसिक सैलरी के ऊपर अगर पर्क्स ऐड हो जाएं तो वो मेरे पास बन जाती है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में अगर हम ओवर टाइम ऐड कर दें तो ये बन जाती है टोटल सैलरी। तो सर इसके अंदर ओवर टाइम भी, अच्छा यार ओवर टाइम क्यों यार, हरामखोर है, ओवर टाइम क्यों? ओवर टाइम देते हैं सर, हम वैसे ही देते हैं उनको। ठीक, अच्छा इसमें 50 लोग हैं, इसमें 80 लोग हैं, इसमें सॉरी इसमें 60 लोग हैं, इसमें 80 लोग हैं, इसमें 50 लोग हैं। अच्छा, इन खर्चों के अलावा कंपनी के ओवरहेड्स भी इन 2 डिपार्टमेंट्स में इनकर होते हैं। F2 में कोई ओवरहेड नहीं है। ठीक है, नील। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं सब कुछ बंद करो, आउटसोर्स कर दो इन सबको, ओवरहेड्स भी खत्म, सैलरीज भी खत्म। 15 मिलियन रुपए की कॉस्ट इनकर होगी हर साल, और ये सारा सेव्ड, ये सारा सेव्ड ऐसा, और इसकी जगह क्या 15 मिलियन की कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाएगी। ऑन द इंसेप्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम द एम्प्लॉयज विल बी पूल्ड ऑफ। अच्छा, ये क्या होता है पूल्ड ऑफ? पूल्ड ऑफ का मतलब होता है काम करने से इन सबको रोक दिया जाएगा, इनको हम बिठा देंगे साइड में बेंचेस पे, बैठ जाओ बेटा, इधर काम वाम नहीं है। ठीक है, काम वाम कोई नहीं है। ठीक है जी, और हम इनको ऑफर करेंगे एक वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम क्या है? पैसे लो, गोल्डन हैंडशेक लो, घर जाओ। गोल्डन हैंडशेक है क्या? 36 बेसिक सैलरीज आपको देते हैं, आप छोड़ दो। कुछ लोग होंगे 25% जो इमीडिएटली इसको अवेल करेंगे और चले जाएंगे, 40% लोग ईयर 1 पे अवेल करेंगे इसको। अच्छा, ये जो 25% लोग लेके चले गए ना, तो इनकी सैलरी शुरू से सेव होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो 75% लोग हैं ये कंपनी में मौजूद हैं, 2 पूल्ड ऑफ हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट उनकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ये हमारी अजम्पशन है।
उनको एटलीस्ट उनकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ये एग्जामिनर क्लियरली बताएगा सवाल में। मैंने चूंकि सवाल खुद बनाया तो मैं आपको इसलिए खुद ही बता रहा हूं, ठीक है जी। तो जब इनको निकाला जाएगा, गोल्डन हैंडशेक ले लेंगे, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम ये लोग ले लेंगे, तो सर उसके बाद इनको पुल ऑफ कर दिया जाएगा। ओवर टाइम इनको नहीं देंगे हम, हाँ ग्रॉस सैलरीज इनको अलबत्ता हम देते रहेंगे, ठीक है। फिर 40% लोग दूसरे साल छोड़ के चले जाएंगे, ये इन एडिशन टू 25 है। तो इसका मतलब है पहले साल के एंड तक 65% लोग छोड़ के जा चुके होंगे और 35% लोग बाकी होंगे, और 35% भी अगले साल छोड़ के चले जाएंगे। तो ईयर 2 के एंड तक मुकम्मल सफाया हो चुका होगा और इसके बाद सुकून होगा। सही है जी। 15 मिलियन की कॉस्ट इनकर हो रही होगी और ऊपर की सारी कॉस्ट सेव हो रही होगी। डन। आपसे कहा जा रहा है जी डिस्काउंट रेट 15% है, बताएं कंपनी कितने की सेविंग करेगी इस हरकत को, इस आउटसोर्सिंग की हरकत को करने के बाद। आए ज़रा सर इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर हमारे सामने ये सारी बातें आ चुकी हैं, हम कुछ डाटा अपने पास जो है वो जमा कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं F1, F2, ठीक है, F3, इनमें जो टोटल सैलरीज है वो कितनी है। सबसे पहले टोटल बेसिक सैलरीज, सर देखें इसके अंदर 80 लोग हैं। कितने जी? 80 लोग हैं, सॉरी 60 लोग हैं सर, यहाँ नज़र आ रहा है 60 लोग हैं हमारे पास सर। 60 और 50,000 की सैलरी है, 60 लोग 50,000 की सैलरी। फिर सर मेरे पास 80 लोग 60,000 की सैलरी, 80 लोग 60,000 की सैलरी। फिर सर मेरे पास 50 लोग 40,000 की सैलरी। सर मेरे पास 50 लोग 40,000 की सैलरी। सर ये मेरे पास टोटल बेसिक सैलरीज हैं पूरे साल की। फिर इस पर सर पर्क्स हैं, और पर्क्स आपका एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि जी 20% है, 20% पर्क्स हैं सर हमारे पास, ठीक है जी। 20% पर्क्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर 20% पर्क्स हैं सर तो डायरेक्ट 20% इसका ले लेते हैं जी। सर ये हमारे पास टोटल पर्क्स आ गए सर, इनको टोटल कर लेते हैं हम सर। अब ये हमारे पास आ रही है सर ग्रॉस सैलरीज, ठीक है जी। फिर इन ग्रॉस सैलरीज के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम भी एग्जामिनर ने बताया कि अंदाजे से 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी है, 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ठीक है। कोई 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी है। डन। तो 20% ले ले सर इसका। अब बताएं सर मेरे पास ये जो आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास सर टोटल वेज, टोटल सैलरीज, ठीक है जी। सर कंपनी का टोटल ओवरहेड्स कितना है जी। सर मेरे पास फंक्शन 1 में ओवरहेड्स हैं अराउंड कोई 5.184 मिलियन नज़र आ रहा है जी। सर 5.184 और इसमें जनाब 4.608, ऐसा यही है मेरे बच्चों। 5184000 और मेरे पास F3 में है कितने जी, 4608000, ठीक है प्यारे बच्चों। इनको मैं एडअप करता हूं तो मेरे पास ये आ जाते हैं जनाब टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। अब ये मेरे सामने प्रिलिमिनरी डाटा आ चुका है सारा, ठीक है। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई जिस दिन प्राइवेटाइजेशन शुरू होगी उस दिन होगा क्या, ठीक है जी। ऑन इंसेप्शन क्या होगा, ठीक है जी। ऑन इंसेप्शन ये होगा कि मेरे पास मुझे पे करना पड़ेगा, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की पेमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये लिख ली मैंने। फिर मेरे पास ओवर टाइम के पैसे डे 1 से सेव हो जाएंगे, ओवरहेड्स के पैसे भी डे 1 से सेव हो जाएंगे, ग्रॉस सैलरीज ग्रेजुअली सेव होंगी। ऐसा ग्रेजुअली सेव होंगे, पक्का। अच्छा अब मैंने सबसे पहले निकालना है जी वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की पेमेंट कितनी होगी। देखें ये सारी वर्किंग कर रहा हूं मैं, अभी कोई जो है ना वो हिसाब किताब नहीं देख रहा, कैश फ्लोज नहीं बना रहा। पेमेंट ऑफ वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, मुझे बताएं सर ईयर 0 पे कितने एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। सर 25% लोग छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा 25% का मतलब समझते हो, कंपनी की 25% ग्रॉस वेजेस
ग्रॉस वेजेस 11.76 मिलियन की ग्रॉस वेजेस जो एनुअल हैं, 25% लोग शुरू में छोड़ के चले जाएंगे ईयर 0 पे, ये सेव होना शुरू हो जाएंगे, सेव होना शुरू हो जाएंगे ऐसा। फिर सर ईयर 1 पे सर मजीद 40% लोग छोड़ के चले जाएंगे। जब 40% लोग छोड़ के चले जाएंगे तो टोटल 65% लोग हो जाएंगे। तो इस सैलरी का 65% हिस्सा, एक मिनट होल्ड कीजिए, इस सैलरी का 65% हिस्सा 100 जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.65, 65% हिस्सा किसका जी? इस वेजेस का। क्यों? 25 पहले छोड़ के चले गए, 40 और छोड़ के चले जाएंगे तो 65% सैलरी सेव होना शुरू हो जाएंगी इस पॉइंट पे जहां 40% और छोड़ के चले जाएंगे। फिर इसके बाद जी ईयर 2 के एंड पे मजीद 35% लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास अब 100% पूरा हो गया, अब मेरी इंटायर वेजेस सेव होना शुरू हो जाएंगी, ग्रॉस सैलरी सेव होना शुरू हो जाएंगी। ओवर टाइम प्रीमियम तो पहले ही सेव हो गया था, ओवरहेड पहले ही सेव हो गया था, जो ग्रॉस सैलरीज हैं वो आराम से सेव हुई हैं ओवर द पीरियड। पक्का? अब मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरे पास सेविंग्स, ठीक है जी। अब सेविंग्स, ये आगे सेविंग, वॉलंटरी पेमेंट नहीं है ये, पेमेंट वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की नहीं है, ये है सेविंग्स इन ग्रॉस सैलरीज। पेमेंट कितनी है भाई? पेमेंट है 36 बेसिक सैलरीज। तो ईयर 0 पे कितनी पेमेंट होगी? ईयर 0 पे होगी सर मेरे पास 25% लोगों को पैसे पे होंगे। सर ये है मेरे पास पूरे उसकी जो है वो ग्रॉस वेजेस हैं, सॉरी बेसिक वेजेस हैं, बेसिक वे 1 साल का वेज है, बेसिक वेज, ठीक है जी, 1 साल का। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं। 3 क्यों? क्योंकि साल में 12 महीने। तो सर मेरे पास जो 29.4 मिलियन इफेक्टिवली 36 सैलरीज हैं, 3 इयर्स बेसिक सैलरी ऐसा। सर जब मेरे लोग छोड़ के जाएंगे तो मैं उनको 36 बेसिक सैलरीज दूंगा। हाँ भाई, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ईयर 0 में? सर 25%। तो इसका मतलब है सर जितनी बेसिक वेजेस हैं मैंने उसका 3 टाइम्स पे करना है तमाम लोगों को। सर मैं 25% लोगों को इस ग्रॉस सॉरी इस बेसिक वेज के टोटल का 3 साल के टोटल का 25% लोगों को 7.35 मिलियन ईयर 0 पे ही दे दूंगा। ये लोग चले गए जी, 25% लोग छोड़ के चले गए, ठीक है जी। फिर 40% लोग छोड़ के सेकंड ईयर में जाएंगे तो इस अमाउंट का 40% मैं और पे कर दूंगा। फिर सर 35% लोग तीसरे साल छोड़ के चले जाएंगे तो मैं इसका 35% पे कर दूंगा। इसका मतलब है मैंने सर वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की ये 3 पेमेंट करनी है, ईयर 0 पे, ईयर 1 पे और ईयर 2 पे। डन। अब मैं करने जा रहा हूं कैश फ्लोज की वर्किंग। प्यारे बच्चों, सिर्फ आपने डिसीजन में ये देखना है कि ईयर 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे आपने पेमेंट करनी है VSS की, VSS पेमेंट कितनी? 7.35 मिलियन ईयर 0 पे मैंने पे किया। 25% लोग फारिग, मैंने कहा ये पेजेस पकड़ो, 25% लोगों बेसिक वेजेस पकड़ो, 36 सैलरीज खराब हो जाने से। फिर सर 11.76 मिलियन फर्स्ट ईयर के एंड पे। फिर ये मैंने 3 पेमेंट्स करनी है। इन 3 पेमेंट से होगा क्या? इसके रिजल्ट क्या होंगे? सर इसके रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं। इन 3 पेमेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे, पता क्या? इन 3 पेमेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे सेविंग्स में। अच्छा, सेविंग्स क्या होंगी जी? सेविंग्स क्या होंगी? पहले ओवर टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा डे वन से पहले साल से मेरा ओवर टाइम का पूरा अमाउंट 2.35 मिलियन सेव जी। अगले साल भी सेव, उसके अगले साल भी सेव, और ये है ईयर 3 टू परपिचुअली, ठीक है जी। सेव भाई, ओवर टाइम सेव। फिर ओवरहेड सेव बाबू कितना ओवरहेड है? कितना सर ओवरहेड है हमारे पास ठीक ठाक 979200 सेव्ड। अगले साल भी सेव और कयामत तक सेव। ग्रॉस सैलरीज, सर ग्रॉस सैलरीज ऐसे सेव नहीं हो रही हैं, सारे एक साथ छोड़ के नहीं जा रहे। जो 25% लोग पहले साल छोड़ के गए उनकी सैलरी सेव्ड। उनकी सैलरीज कितनी है जी? सर 2.94 मिलियन ग्रॉस वेजेस का 25% सेव। अच्छा, बाकी पे हो रहे हैं, बाकी पे होते रहेंगे। हम बाकी की पेमेंट अपने कैश फ्लोज में नहीं दिखाएंगे,
हम ये दिखा रहे हैं कि भाई वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के पैसे पे करने की वजह से मुझे क्या क्या सेविंग्स हो रही हैं, वो सेव नहीं हो रहे हैं, जो सेविंग हो रही है वो लेनी है मैंने। सर ईयर 0 पे 25% लोग छोड़ के गए तो पहले साल सेविंग आना शुरू, 25% लोगों की वेजेस सेव, दूसरे साल 65% लोगों की वेजेस सेव, तीसरे साल 100% लोगों की वेजेस सेव, और अब ये 100% लोगों की वेजेस कयामत तक सेव रहेंगी। अब इसके बाद सर मेरे पास आउटसोर्सिंग का खर्चा होगा। कितने की जी? हर साल 15 मिलियन का आउटसोर्सिंग का कॉस्ट। कयामत तक 15 मिलियन की आउटसोर्सिंग का कॉस्ट, ऐसा। अब बताएं भैया, मैं कह रहा हूं ये खर्चा करो, ये खर्चा करो, ये खर्चा करो, और ये आपको सेविंग होगी, ठीक है जी, और ये आपके खर्चे होंगे, और ये सेविंग और खर्चे कयामत तक चलते रहेंगे, ऐसा। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मैंने ईयर 0 पे इतनी बड़ी अमाउंट पे करनी है, मैंने ईयर 1 पे भी अमाउंट पे करनी है, ईयर 2 पे भी अमाउंट पे करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईयर 3 से हम मंड मंड के कमाना शुरू करेंगे, नेट कैश फ्लोज, ऐसा। अब मेरा सवाल है जी, मैंने एक चीज़ निकालनी है टर्मिनल वैल्यू। सर ये जो 8.94 मिलियन 904 मिलियन की अमाउंट है ना, क़यामत तक मिलेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? सिंपली इसको डिवाइड कर दें किससे? 15% से, 0.15, ऐसा सिंपली। सर डिस्काउंट रेट मेरे पास 15% है, सिंपली इसको 0.15 से डिवाइड कर दें, कर दिया जी, ये आ गई जी टर्मिनल वैल्यू, जिस पॉइंट से कैश फ्लो शुरू हुआ है उससे एक पीरियड पीछे, ठीक है जी। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, नेट टोटल कैश फ्लोज कितने? सर इतना नेगेटिव ईयर 0 में, फिर इतना नेगेटिव ईयर 1 में, फिर ये टर्मिनल वैल्यू इंक्लूड करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब बताएं सर मैं क्या करूं, मैं एनपीवी निकालूं एट 15%, this divided by 1.15 raised to the power 0, this divided by 1.15 raised to the power 1, this divided by 1.15 raised to the power 2। अब चेक करते हैं जी कि इनको निकालना कंपनी के बेनिफिट में है, ये जो काम कर रहे थे इनको निकाल के आउटसोर्स करना कंपनी के बेनिफिट में है। हाँ, 23 मिलियन रुपए का प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स ऑफ फायदा हो रहा है। अब बता आइंदा के बाद इस तरह का डिसीजन हम किस तरह लेंगे? हम सर हमेशा कंपेयर करेंगे वीएसएस की पेमेंट को, कंपेयर करेंगे नेट सेविंग से, ठीक है जी। याद रखिएगा, हमने जिन लोगों को फारिग किया उनकी सैलरी सेव होती रही। अब एक बच्चे के जहन में ये आएगा कि जो बाकी के लोग बचे हुए उनको सैलरी पे भी तो कर रहे थे, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? बेटा हमारा डिसीजन ये नहीं है, हमने टोटल कैश फ्लोज नहीं निकालनी, हमने सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, क्या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट करना सही है? अगर उसके बदले तुम्हें सेविंग्स हो रही हो हैं तो सिर्फ सेविंग्स ही लेनी है आपने। ओवर टाइम कब से सेव होना शुरू हुआ, ओवरहेड कब से सेव होना शुरू हुआ, सैलरीज कितनी सेव हुई, और उसके बदले आउटसोर्सिंग की कॉस्ट कितनी लगी, ऐसा। तो सर हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन हमें 23 मिलियन रुपए की जो है वो सेविंग्स हुई वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के अंदर, ठीक है जी। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अल्लाह के वास्ते इसको दोबारा एक दफ़ा देखें और फिर हम पास पेपर का एक सवाल करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।